नमस्कार साथियों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए डीएलएड प्रथम सेमेस्टर गणित। जो पिछली वीडियो पार्ट 6 मैंने जो बनाई थी उसमें इस प्रश्न के बाद वॉइस प्रॉब्लम आने लगी थी, तो आज मैं फिर से देखूंगा। चलिए देखते हैं इसे। टू, 4, 6, 8 आदि संख्याएं हैं। देखिए यहाँ पर हमें कुछ संख्याएं दी गई हैं। उसने ये बोला है कि हमें ये पता करना है कि 2, 4, 6, 8 डॉट 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 आदि संख्याएं हैं। तो जैसा कि मैंने आपको शायद पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूं मैं कि वे सभी संख्याएं जो आपकी 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती हैं, उन सभी संख्याओं को हम सम संख्याएं कहते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, यहाँ पर उपस्थित सभी संख्याएं आपकी 2 से डिवाइड है, इसलिए आपकी होंगी सम संख्या। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संख्या 4√3 है। इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पूर्णांक, परमेय, अपरमेय, इनमें से कोई नहीं। देखिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि ये जो 4 है और ये √3 है, ये संख्याएं आपकी ये कौन कौन सी संख्याएं हैं। अगर हम बात करें 4 की, तो जो 4 है वह आपकी एक पूर्णांक है और जो आपकी √3 है वो एक आपकी अपरमेय संख्या है। ठीक है, तो हमें इन दोनों का जो बताना है 4√3 बताना है कि ये आपकी पूर्णांक है, परमेय है, अपरमेय है या इनमें से कोई नहीं होगी। ठीक है, चलिए तो आपको ये समझना है कि जैसे हमारे पास कोई एक अपरमेय संख्या है, अगर हम किसी अपरमेय संख्या के साथ किसी परमेय संख्या, पूर्णांक, सम किसी भी संख्या को जोड़ते हैं तो हमारे पास इक्वल में अपरमेय ही आता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम अपरमेय के साथ जोड़ें, घटाएं, गुणा करें या किसी भी संख्या का अपरमेय भाग दें तो इक्वल में हमारे पास अपरमेय ही आता है। चलिए तो इसका आंसर होगा आपका अपरमेय। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, परमेय संख्या P/Q में व्यक्त करते हैं। देखिए परमेय संख्या P/Q में व्यक्त करते हैं, इसके लिए हमें परमेय संख्या की परिभाषा आना चाहिए, जो ये है कि वे सभी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वे सभी आपकी परमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो उसने 4 ऑप्शन दिए हैं, असत्य, सत्य, भ्रामक और संदेशात्मक। तो जो आपकी परमेय संख्याएं होती हैं उनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ये सत्य होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन किन पक्षों से संबंधित सूचना प्राप्त होती है। मूल्यांकन में किन पक्षों से संबंधित सूचना प्राप्त होती है। देखिए मूल्यांकन में 2 पक्षों से आपके सूचना प्राप्त होती है, वो है आपके परिणात्मक और गुणात्मक। ये आपका गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर परिणात्मक होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है आपका आ तथा व दोनों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 28 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है। देखिए ये जो आपके पास शब्द यहाँ पर दिया गया है पूर्ववर्ती, इस पूर्ववर्ती का अर्थ क्या होता है। पूर्ववर्ती से मतलब होता है से पहले आने वाली संख्या। एक शब्द और था इसी के समान, अनुवर्ती। अनुवर्ती का अर्थ होता है के बाद आने वाली संख्या। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 28 लिखा हुआ है, 28 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर होगी आपकी 27। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 5/8 प्लस के 3/4 इंटू 2/6 का मान होगा। ये थोड़ा आपका कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, चलिए इसे भी देख लेते हैं। 5/8 प्लस के 3/4 इंटू 2/6, बड़ा ही आसान प्रश्न है, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इस 2 से मैं इस 4 को काटूंगा 2 बार और इस 3 से मैं 6 को काटूंगा 2 बार, तो मेरे पास कितना आएगा 5/8 प्लस के 1/4। अगर हम देखें यहाँ पर 8 और 4 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा आपके पास 8। 8 से 8 1 बार, तो यहाँ कितना आएगा आपके पास 5, और आपका 4 से 8 आपका 2 बार, तो यहाँ पर आएगा आपका 2, क्योंकि अगर हम 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। जब हम 5 में 2 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 7, तो यहाँ पर निकल के आपके पास आंसर 7/8 जो हो जाएगा आपका इसका द पार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है,
36,48,60 का लासापा होगा। हमें यहाँ पर 3 संख्याएं दी हैं, इनका हमें एलसीएम ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले हम इनके फैक्टर करेंगे 36, 48 और 60। 36 को अगर मैं 2 से काटूंगा तो यहाँ पर आएंगे 18, और 18 को मैं 2 से काटूंगा तो कितने आएंगे 9, और 9 को मैं अगर 3 से काटूंगा तो आएंगे 3, और 3 को 3 से काटूंगा तो आएगा 1। इसी प्रकार मैं 2 से काटूंगा इसको कितना आएगा यहाँ पर 24, फिर मैं इसको 2 से काटूंगा कितना आएगा 12, फिर 2 से काटूंगा कितना आएगा 6, फिर 2 से काटूंगा कितना आएगा 3, और इसको 3 को मैं 3 से काटूंगा तो आएगा 1। इसको मैं काटूंगा 60 को तो यहाँ आएगा 30, मैं 2 से काटूंगा 30 को आएगा 15, मैं 3 से काटूंगा 15 को आएगा 5, 5 को 5 से काटूंगा 1। तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर 36 के जो गुणनखंड यानी फैक्टर निकल कर आए हैं वो है आपके ये, और 48 के आए हैं आपके 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और 60 के जो निकल कर आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो आप देख सकते हो एलसीएम यहाँ पर पूछा गया है, तो एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे मैं आपको बताना चाहूंगा। एलसीएम देखो, जब हमें किसी संख्याओं का एलसीएम निकालना होता है तो उसमें हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी संख्या कॉमन है, कौन कौन सी संख्या आपकी कॉमन नहीं है। तो एलसीएम का मतलब होता है कॉमन इनटू अनकॉमन नंबर। चलिए हमारे पास कॉमन है आपके पास 2, फिर से 2 और आपका 3, और इसके अतिरिक्त हमें कोई भी चीज कॉमन नहीं दिखाई दे रही है। जो अनकॉमन है वो आपका 3 है, फिर उसके बाद 2 है, फिर 2 है और आपका 5 है। चलिए मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। मैं 3 का 3 के साथ करूंगा तो आएगा 9, और 5 आपका एज इट इज। जब मैं आपका 16 का 9 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 144 यानी 5 यहाँ पर। जब मैं करूंगा इसका तो हमारे पास निकल के आएगा 720। चलिए इसका ऑप्शन होगा द। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 12, 24, 36 का मासापा होगा। यानी कि हमें यहाँ पर 3 संख्याएं दी हैं और इनका एचसीएफ पूछा है। सेम समान विधि पर आधारित 12, 24 और 36 इन तीनों का हम निकालेंगे यहाँ पर मासा है, यानी कि एचसीएफ। 2 से काटेंगे 6 बार, 2 से काटेंगे 3 बार और 3 से काटेंगे 1 बार, 2 से काटेंगे 12 बार, 2 से काटेंगे 6 बार, 2 से काटेंगे 3 बार, 3 से काटेंगे 1 बार, 2 से काटेंगे 18 बार, 2 से काटेंगे 9 बार, 3 से काटेंगे 3 बार, 3 से काटेंगे 1 बार। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे पहले मैं यहाँ पर सबके फैक्टर लिख लूंगा। हमें यहाँ पर निकालना है HCF। देखिए एलसीएम के लिए मैंने बताया था आपको, एलसीएम के लिए मैंने बताया था आपको कि कॉमन इनटू अनकॉमन। अब हम बात कर रहे हैं सिर्फ एचसीएफ की, तो एचसीएफ का मतलब होता है ओनली कॉमन। क्या होता है? ओनली कॉमन। चलिए आप देख सकते हो यहाँ पर ये 2 आपको तीनों संख्याओं में, दूसरा 2 आपको तीनों संख्या में, और उसके बाद ये आपका 3, ये 3 संख्याएं आपकी कॉमन है। ठीक है, तो आप देख सकते हो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 12, यानी कि ऑप्शन आएगा 1। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बालकों को मूलभूत प्रक्रियाओं का ज्ञान देना चाहिए। तो बालकों को जो मूलभूत प्रक्रियाओं का ज्ञान देना चाहिए वो किस प्रकार से देना चाहिए? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सूक्ष्म तथ्यों से रटाकर, स्कूल सामग्री से लिखवाकर। देखिए मूलभूत प्रक्रियाएं क्या होती हैं? जो हमारे प्रारंभिक क्लासों के जो बच्चे होते हैं, यानी कि जिनको शुरुआती क्लास जो होती है 1 2 3 या उससे भी छोटी कहूं मैं नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, इनको जो मूलभूत प्रक्रियाओं का ज्ञान देते हैं वो हम किस प्रकार से देते हैं, इस चीज को समझना है। मूलभूत प्रक्रियाओं से हमारा अर्थ है जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ये सभी चीजें। तो जो शुरुआती क्लास के बच्चे होते हैं उनको हम
जो मूलभूत क्रियाओं का ज्ञान देते हैं वो हम वस्तुओं के माध्यम से देते हैं, जैसे आपके कंकड़ हैं, पत्थर हैं, ईंट है, वस्तुएं हैं, या मैं कहूँ तो स्कूली सामग्री है। इनके द्वारा हम बच्चों को मूलभूत क्रियाओं का ज्ञान देते हैं, जिससे वह बिना रटे उन चीजों को समझ जाते हैं और अच्छे से सीख पाते हैं। चलिए, तो आप देख सकते हो इसका ऑप्शन होगा स्कूल सामग्री से। भाग करने पर शेषफल सदैव कम होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भाजक से, भागफल से, भाज्य से, इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखो, इन तीनों में जो रिलेशन होता है पहले हम उसको समझेंगे, इन तीनों के बीच क्या रिलेशन होता है। चलिए, भाज्य बराबर होता है आपका भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। देखिए, कहने को मैं यहां पर कह सकता हूं कि भाग करने पर शेषफल सदैव कम होता है, तो वो होता है भाजक से। अब आप कहोगे ऐसा क्यों, तो मैं यहां पर एक एग्जांपल लूंगा। मैंने अगर 5 में 2 से भाग दूं तो मेरे पास क्या आएगा और कैसे क्या आएगा। 2 2 जा 4 होता है, यहाँ 2 और यहाँ 1। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये है आपका भाजक, ये आपका भागफल और ये आपका शेष। तो आप देख सकते हो जो 2 है वो आपका 1 से बड़ा है, यानी कि जो आपका भाजक है वो आपका शेषफल से बड़ा है। ये ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पर 5 और 2 का मैंने 5 में 2 का भाग लगाया तब ये स्थिति प्राप्त हुई है, ऐसा नहीं होता। ऐसा हमेशा होता है, आप किसी भी संख्या को लेकर देख सकते हो। मैंने सिर्फ आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, और ये हमेशा होगा, सदैव होगा। तो इसका आंसर होगा पहला। चलिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जिस भिन्न में अंश हर से बड़ा होता है वह कहलाती है। जिस भिन्न में अंश हर से बड़ा होता है वह कहलाती है। देखिए, भिन्न का जो रूप होता है वो होता है x/y। ये कोई हमारे पास एक भिन्न है, उसमें कहा है कि अंश हर से बड़ा हो, यानी कि अंश ले लूं मैं 3 और हर ले लूं मैं 2। यही है इसका मतलब। जिस भिन्न में अंश हर से बड़ा होता है वह कहलाती है। तो अगर मैं इसको कहूं तो ये आपकी कहलाती है विषम भिन्न। अब ऐसा क्यों मैंने कहा, देखिए, जो प्रॉपर भिन्न होती है वो होती है आपकी ये, यानी कि जिसमें आपका अंश छोटा होता है और हर आपका बड़ा होता है। अब इसी के विपरीत अगर मैं कहूं जो इम्प्रॉपर, यानी कि 3/2 कह दूं मैं, तो ये आपकी इम्प्रॉपर भिन्न होती है, यानी कि जिसमें अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। तो इसको ही हम कहेंगे आपकी विषम भिन्न। चलिए, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला और लास्ट प्रश्न है कि 13 की अनुवर्ती प्राकृत संख्या है। देखिए, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, अनुवर्ती का अर्थ होता है के बाद वाली संख्या, यानी कि हमारे पास यहाँ पर 13 दिया है, इसके बाद वाली संख्या होगी आपकी 14। चलिए, आज के लिए इतना ही। अब देखते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। आप लोग